बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इसके पार्ट फर्स्ट के वीडियो के तहत हमने हेलमुट की कहानी के जरिए देखा, यानी एक तरह से हमने पूरे जर्मनी की जो कहानी है नाज़ीवाद और हिटलर की कहानी, एक तरह से उसको संक्षिप्त रूप में इस पार्ट फर्स्ट के वीडियो के तहत देखा कि किस तरह से जर्मनी में हिटलर का उदय होता है और द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी पराजित हो जाता है तो किस तरह से जर्मनी के ऊपर दंड लगाया जाता है। ठीक है, अब हम वो एक तरह से क्लाइमैक्स था, मतलब सबसे अंत की जो परिणाम था जर्मनी में हिटलर का पतन, तो उसको सबसे पहले दिखा दिया गया था हमारी बुक के अंदर। अब हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो से कि प्रारंभ में जर्मनी कैसे था, कैसी राजनीतिक स्थिति थी, वहाँ पर जो वाइमर गणराज्य था उसका किस तरह से जन्म हुआ। यानी अब हम प्रारंभिक से चलेंगे, आगे के सभी वीडियो में हम क्रम से चलेंगे कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी शामिल होता है, फिर द्वितीय विश्व युद्ध होता है, ये सब चीज़ें। ठीक है बच्चों, तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं जर्मनी में वाइमर गणराज्य का जन्म। तो इससे पहले का हम रिवीजन कर ही चुके हैं कि पहले के वीडियो में हमने देखा बात जो हमारी ख़त्म की थी, वो बात यहाँ पर ख़त्म की थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पराजित हो जाता है। उसके द्वारा न केवल जो युद्ध का कारण बनता है जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण करके, बल्कि उसके द्वारा जर्मनी के अंदर भी सामूहिक नरसंहार के तहत यहूदियों की, विकलांगों की, पोलैंड के लोगों की सामूहिक हत्याएं की जाती है। तो इन सब कारणों से न्यूरेमबर्ग की जो एक अदालत होती है, सैनिक अदालत जो स्थापित की गई थी, उसमें युद्धबंदी जो होते हैं जर्मनी के उनको लाया जाता है, लेकिन उनकी सज़ा के अनुपात में, सज़ा नहीं, उनके कर्मों के अनुपात में, जो उन्होंने गलत कार्य किए थे उनके अनुपात में उन्हें बहुत कम सज़ा इस अदालत में दी जाती है। तो उसके कारणों पर हमने चर्चा की कि क्यों दी गई कम सज़ा। तो हमने पाया कि प्रथम विश्व युद्ध में कहीं ना कहीं जर्मनी के साथ कुछ गड़बड़ हो गई थी, कुछ ज़्यादा शर्तें जर्मनी के ऊपर थोप दी गई थी जीते हुए देशों के द्वारा। तो अब की बार जीते हुए देश नहीं चाहते थे कि वैसे ही कोई गलती हो जाए जो आगे चलकर तीसरे विश्व युद्ध का कारण बने। तो हमने बात हमारी ख़त्म की थी प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर। तो अब बात हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। कहाँ से? प्रथम विश्व युद्ध से बात शुरू कर रहे हैं अपनी, सीधा ले रहे हैं 1914 के जर्मनी को कि 1914 में क्या होता है, विश्व युद्ध होता है। और इस विश्व युद्ध में दो खेमे होते हैं, एक खेमे में मित्र देश होते हैं और दूसरे खेमे में होती हैं केंद्रीय शक्तियाँ। तो आप यहाँ मानचित्र में देख पा रहे हैं, पहले भी मैंने मानचित्र आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, कि यहाँ पे ये जर्मनी है। आप जो पिंक कलर से सारे देश देख पा रहे हैं जर्मनी, उस वक्त यहाँ पर राजा का शासन हुआ करता था। तो ये सभी क्या थे? साम्राज्य थे, है ना। जैसे कि ये यहाँ पे रूस आप देख पा रहे हैं, तो रूसी साम्राज्य था। यहाँ जर्मनी के बिल्कुल पास आप देख पा रहे हैं ये ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य था, और ये यहाँ बुल्गारिया, और यहाँ पे ये तुर्की के अंदर ऑटोमन साम्राज्य था उस वक्त। तो इस तरह से दो खेमे बच जाते हैं जो आप पिंक कलर में देख रहे हैं। ये खेमा होता है केंद्रीय शक्तियों का। तो केंद्रीय शक्तियों में हमने देखा जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है और तुर्की है। इसके अलावा भी कुछ हैं जैसे बुल्गारिया है यहाँ पर। और दूसरा खेमा होता है मित्र राष्ट्र का खेमा। मित्र राष्ट्र का खेमा जिसमें होता है इंग्लैंड, फ्रांस, जो आप येलो कलर से देख पा रहे हैं, पीले कलर से जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये ब्रिटेन है, और इधर आप जर्मनी से मिलती हुई जो सीमा देख पा रहे हैं ये फ्रांस है, यहाँ ये इटली है, यहाँ पे जो ये रूसी साम्राज्य है। तो ये होता है विपरीत खेमा, और इस खेमे का नाम क्या होता है? मित्र राष्ट्र। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में होता है युद्ध। यहाँ लिख रखा है ना वर्सेज। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, और इसका हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ये नहीं है कि प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? जर्मनी में हिटलर का उदय और हिटलर की विचारधारा नाज़ीवाद। तो हम ये युद्ध सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम हिटलर के उदय को समझ सकें, और दूसरा विश्व युद्ध हम इसलिए पढ़ेंगे कि हम हिटलर के पतन को समझ सकें। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे ये युद्ध लड़ा जाता है, और युद्ध का परिणाम जी ये निकलता है कि पहले तो लगता है कि जर्मनी भारी पड़ रहा है। जर्मनी क्या पड़ रहा है? भारी पड़ रहा है। जर्मनी यहाँ जो ये फ्रांस का क्षेत्र है और ये बेल्जियम है, तो इनके कुछ क्षेत्र को प्रारंभ में जीतता भी है। लेकिन जब अमेरिका की एंट्री होती है इस विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से 1917 में, तो जो युद्ध का परिणाम होता है वो चला जाता है मित्र राष्ट्रों के पक्ष में, और यहाँ पे ये केंद्रीय शक्तियाँ पराजित हो जाती हैं और जर्मनी हार जाता है। अब क्या होता है, ये जो मित्र राष्ट्र होते हैं, क्योंकि फ्रांस को, बेल्जियम को, इनको बहुत कड़ी टक्कर दी थी जर्मनी ने, तो इनके मन में ये बात आती है कि अब चूंकि जर्मनी हार ही गया है तो क्यों ना इसको बिल्कुल पंगु बना दिया जाए कि आगे ये कोशिश ही नहीं करे इस तरह का कोई युद्ध हमसे लड़ने की। तो इस तरह की वो प्लानिंग करते हैं, और इस प्लानिंग का क्या परिणाम निकलता है
इस प्लानिंग का ये परिणाम निकलता है कि वो वर्साई की संधि थोपते हैं, किसके ऊपर? जर्मनी के ऊपर। लेकिन अपन संधि पे पहुँचे उससे पहले ये देख लेते हैं कि जर्मनी जो प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहा है तो उस वक्त उसकी क्या हालत है, क्या राजनीतिक स्थिति है, कौन उस पर शासन कर रहा है। तो ये आप देख पा रहे हैं 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, ये तो आपको पता ही होगा शताब्दी किसको कहते हैं, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। शताब्दी का मतलब होता है 100 सालों का समूह, और इसको कैसे काउंट करते हैं, कैसे गिनते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी हम बोलते हैं 21वीं सदी चल रही है, तो जब हम 21वीं सदी बोलते हैं तो हमारे मन में आता है कि अभी तो 2020 चल रहा है, तो 21वीं क्यों बोला जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, वो ऐसे काउंट किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1900 से लेकर 2000, तो 1900 से लेकर जो 2000 का जो समय है, ठीक है, 100 वर्षों का, तो उसको हम इस तरह से बोलेंगे कि ये कौन सी सदी चल रही है, ये चल रही है 20वीं सदी, है ना। और जब 2000 से लेकर के अभी आगे 2100 तक जब मैं बोलूँगी तो मैं बोलूँगी कौन सी सदी चल रही है, ये चल रही है आपकी 21वीं सदी। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि हम सदी को काउंट करते हैं। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य होता है। यहाँ देखिए, जर्मनी बहुत ताकतवर साम्राज्य होता है, और शुरुआत में जब ये प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है तो यह, जैसा कि मैंने बताया, फ्रांस व बेल्जियम पर कब्जा कर लेता है। यहाँ फ्रांस के कुछ क्षेत्रों पर और बेल्जियम पे कब्जा कर लेता है। लेकिन 1917 में अमेरिका युद्ध में शामिल हो जाता है और मित्र राष्ट्र क्या होते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, और मित्र राष्ट्र केंद्रीय शक्तियों को पराजित कर देते हैं। और इसका परिणाम ये निकलता है कि नवंबर 1918 में क्या होता है, जर्मनी पराजित हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जो सम्राट होते हैं जर्मनी के, वो अपने जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ, युद्ध में हार का उत्तरदायित्व मैं स्वीकार करता हूँ, और अपना पद त्याग देते हैं। इससे क्या होता है, जर्मनी में जो उदारवादी ताकतें होती हैं उनको लोकतांत्रिक सरकार के गठन करने की संभावनाएं इसमें नज़र आती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जितनी भी संसदीय पार्टियाँ होती हैं वहाँ पर जर्मनी में, वो वाइमर एक जगह होती है, स्थान होता है जर्मनी के अंदर, तो वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक नेशनल असेंबली बनाते हैं। जैसे कि भारत में भी हमने एक नेशनल असेंबली का निर्माण किया था, तो यहाँ पे सभी पार्टियाँ मिलकर एक नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा का निर्माण करती हैं। और चूंकि ये वाइमर में निर्मित हुई थी, इसलिए इसको वाइमर गणराज्य के नाम से या वाइमर रिपब्लिक के नाम से जाना गया। ठीक है बच्चों, यहाँ समझ में आ रहा है आपको कि राजनीतिक स्थिति से जोड़ा है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो शासक होते हैं, केसर नाम नहीं बता रखा है इसमें, तो सम्राट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जर्मनी के हारने के बाद अपना पद त्याग देते हैं, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए। उसके बाद क्या होता है, जर्मनी में लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है, सारी पार्टियां मिलती हैं और सारी पार्टियां मिलकर के वाइमर जो गणराज्य है उसका निर्माण करती हैं। इसी के साथ ही इसमें संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान भी पारित किया जाता है ना, एक संविधान भी इसमें पारित होता है। और जो जर्मन संसद होती है, क्या नाम होता है जर्मन संसद का, राइक्सटैग। ठीक है, जैसे अमेरिकी संसद है, अमेरिकी संसद का क्या नाम है, कांग्रेस। भारत की संसद है ही। इसी तरह से जो जर्मनी की संसद है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जर्मनी की संसद का पिक्चर है। तो जर्मनी की संसद राइक्सटैग के लिए भी चुनाव करवाए गए, और ये चुनाव किसके आधार पे हुए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे। क्या मतलब होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का, कि जो सभी नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार हो। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे जर्मन संसद राइक्सटैग के प्रतिनिधि थे, उनका चुनाव कराया गया। यानी कुल मिला के कैसी शासन व्यवस्था आ गई, अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आ गई। तो लेकिन इसने, वाइमर गणराज्य ने जर्मनी को लोकतांत्रिक देश तो बना दिया, ठीक है, और इसने वहाँ पर जो शाही सरकार काम कर रही थी जर्मनी के अंदर, तो शाही सरकार के बदले कार्य भी किया 1919 से लेकर 1933 तक। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में हारने के बाद निर्मित होती है वाइमर गणराज्य की सरकार, और ये कार्य करती है 1919 से लेकर 1933 तक। लेकिन 1933 में कौन आ जाते हैं, हिटलर आ जाते हैं, और हिटलर बन जाते हैं जर्मनी के चांसलर, और ये जो आप वाइमर गणराज्य देख रहे हैं ये समाप्त हो जाता है। तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं 1919 की स्थिति, जब वाइमर गणराज्य क्या होता है, निर्मित होता है। और वाइमर गणराज्य निर्मित हो जाता है, लेकिन इसको जनता का समर्थन प्राप्त नहीं होता। अब आपके मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठेगा कि लोकतंत्र से तो हर कोई खुश होता है। जैसा कि हमने देखा पूर्व की फ्रांस की क्रांति में देखा, रूस की क्रांति में देखा, लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोगों के द्वारा क्रांतियाँ की गई, क्योंकि राजा के निरंकुश शासन से वो लोग खुश नहीं थे। तो जर्मनी के लोगों को तो खुश होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो राजा का शासन था वो ख़त्म हुआ, और वाइमर गणराज्य के तहत एक लोकतांत्रिक देश बना जर्मनी।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। असल में जर्मनी की जनता वाइमर गणराज्य से संतुष्ट नहीं होती है। इसके दो कारण होते हैं। एक तो वाइमर गणराज्य का जो संविधान बना था, अभी देखा ना हमने लोकतांत्रिक संविधान की रचना होती है, तो उसके संविधान में ही कुछ अंतर्निहित दोष थे जो हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे कि क्या क्या दोष थे। जैसे उसका एक अनुच्छेद 48 था, उसके तहत नागरिक स्वतंत्रताओं को कभी भी समाप्त किया जा सकता था। दूसरा, वाइमर गणराज्य जो अभी मैंने बताया ना, वर्साई की संधि जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में हारने के बाद होती है, तो वर्साई की संधि पर साइन होते हैं किसके? वाइमर गणराज्य के। इसलिए जनता इस वाइमर गणराज्य को पसंद नहीं करती है। चलो एक के बाद एक देखते हैं। वाइमर गणराज्य को जर्मनी की जनता का समर्थन नहीं मिला क्योंकि वाइमर गणराज्य ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हारने के बाद जो जीते हुए देश थे, उन्होंने जो कठोर शांति की संधि थोपी थी, वर्साई की संधि, उसको स्वीकार कर लिया था। अब हारा तो कौन था? हारा तो सम्राट था, जर्मनी का सम्राट था, उसी ने तो ये युद्ध लड़ा था, ठीक है, उसके नेतृत्व में तो जर्मनी हार गया था। लेकिन अब जो ठीकरा फोड़ा गया वो फूटा है वाइमर गणराज्य के सर पे, क्योंकि वाइमर गणराज्य क्या कर सकता था? अब जर्मनी हार गया, उसकी स्थिति कुछ बोलने की है ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में जो जीते हुए देश हैं वो उसके ऊपर कैसे भी संधि थोपें, कठोर शर्तों वाली थोपें या फिर उदार शर्तों वाली थोपें, तो उसके पास तो उसको तो बोलने का अधिकार नहीं था ना, तो उसको तो मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा और हस्ताक्षर करने पड़े। लेकिन लोगों को ये नहीं दिखा कि क्या कारण थे जिसकी वजह से उसको हस्ताक्षर करना पड़ा, बल्कि लोगों को ये दिखे कि इन्होंने हस्ताक्षर कर क्यों दिए, इन्होंने ऐसी कठोर और अपमानजनक संधि स्वीकार कैसे कर ली। ठीक है, अब ये देखो, इस संधि के कारण, भाई मैं बार बार बोल रही हूँ, कठोर संधि थी, अपमानजनक संधि थी, हिटलर का आधार बनी, हिटलर के उदय का आधार बनी, द्वितीय विश्व युद्ध का कहीं ना कहीं कारण बनी। तो आखिर क्या था इस संधि में? जिज्ञासा हो रही है ना आपको जानने की कि क्या था इस संधि में। चलो देखते हैं क्या था इस संधि में। इस संधि के तहत जो जीते हुए देश थे ना, उन्होंने जर्मनी को पूरी तरह पंगु बना दिया। न केवल जर्मनी की जमीन छीनी, बल्कि उस जमीन में रह रहे जो जर्मनी के लोग थे वो भी जर्मनी से गए। जर्मनी के उन क्षेत्रों में जो उनके खनिज संसाधन थे वो भी जर्मनी से गए, और कई ऐसे हिस्से थे जिसमें जर्मनी की सेना बिल्कुल कम कर दी गई। जर्मनी को ये कह दिया गया कि इन क्षेत्रों में आप सेना तैनात नहीं करोगे। तो देखो, जर्मनी ने अपने विदेशी उपनिवेश खो दिए। उपनिवेश जानते हो ना, जैसे भारत उपनिवेश था 1947 से पहले ब्रिटेन का, यानी जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी दृष्टि से उस देश पर कब्जा कर लेता है, तो उसे वो उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश हो जाता है। वो दूसरा देश, छोटा देश जिसको उन्होंने जीता है, मतलब जीता तो क्या, मतलब जिस पर उन्होंने अधिकार स्थापित किए हैं। ठीक है, तो जर्मनी के जितने भी उपनिवेश थे, विदेशी उपनिवेश, वो उनसे छीन लिए गए जर्मनी से। इसके अलावा लगभग 10% जो आबादी थी, 13% जो जर्मनी का भूभाग था, वो जर्मनी ने खो दिया इस वर्साई की संधि के बाद। अब एक बार देखते हैं वो कौन कौन से प्रदेश थे जो जर्मनी ने खोए। इसमें एल्सस लोरेन प्रदेश था जो कि फ्रांस ने ले लिया। कोयले के लिए जो प्रसिद्ध था जर्मनी का क्षेत्र, सार क्षेत्र, वो भी फ्रांस ने ले लिया। हालांकि वो राष्ट्र संघ को भी मिला। अब आप बोलोगे राष्ट्र संघ क्या है, तो राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। जैसे अभी यूएनओ होता है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, वैसे ही राष्ट्र संघ था जो उस वक्त विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। इसलिए बनाया गया था कि आगे से कोई दूसरा विश्व युद्ध नहीं हो, इसलिए एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक ऐसा वैश्विक संगठन होना चाहिए जहाँ सभी देश अपने प्रतिनिधि भेजें, अपनी बात रखें। तो जैसे आज संयुक्त राष्ट्र संघ है, पहले उस वक्त होता था राष्ट्र संघ, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद निर्मित किया गया था। तो जो जर्मनी का सार क्षेत्र था वो फ्रांस को और राष्ट्र संघ को प्राप्त हुआ। इसके अलावा जर्मनी की जो पूर्वी सीमा थी, ठीक है, पूर्वी सीमा वही पोलैंड, जिस पे आगे चल के ये द्वितीय विश्व युद्ध में आक्रमण करेगा। ठीक है, तो जर्मनी की पूर्व सीमा पर जो मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने पोलैंड है, डांजिंग है, बंदरगाह, उसको स्वतंत्रता प्रदान कर दी, यानी ये क्षेत्र जर्मनी से ले लिए। एक बार आपको बता देती हूँ कौन कौन से क्षेत्र ले लिए। देखो, ये राइनलैंड का क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखो कि जर्मनी 1914 में, पहले विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ था, उससे पहले जर्मनी की कितना क्षेत्र था जर्मनी के अधीन। तो ये देख लो, ये पूरा का पूरा क्षेत्र था जर्मनी का। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ से ये ले करके, और ये आप जो सीमा रेखा है इसकी, यहाँ से ये वाला, यहाँ ये पूरा का पूरा था जर्मनी के अधीन। ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरी सीमा रेखा ये थी जर्मनी की। अब
अब कितनी बची, अब सिर्फ बची इतनी। अब बाकी की किसके द्वारा ले ली गई, बाकी की ले ली गई ये जीते हुए देशों के द्वारा, जो मैंने अभी क्रॉस किया है। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, अब देखो, अब एक एक क्षेत्र को पढ़ते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र इन्होंने जीत लिया। एक बार थोड़ा क्लीन कर लेते हैं इसमें, जिससे कि हम थोड़ा आराम से समझ पाएँ कि कौन कौन सा क्षेत्र इन लोगों ने जीता। ये देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये है लॉरेंस का प्रदेश, जो कि किसने ले लिया, यहाँ ये फ्रांस है, फ्रांस की सीमा है, तो ये इस पर कब्जा कर लिया फ्रांस ने। इसके अलावा ये जो यहाँ आप देख पा रहे हैं सार का क्षेत्र है, तो सार का क्षेत्र भी किसने ले लिया, सार का क्षेत्र भी ले लिया फ्रांस ने। ये राइनलैंड का क्षेत्र है, इस पर भी कब्जा कर लिया। इधर आप देख पा रहे हैं ये ईस्टर्न पार्ट है जर्मनी का, तो इस पे भी किसने कब्जा कर लिया, जो जीते हुए देश थे उन्होंने कब्जा कर लिया। ये जो डेंजिंग का बंदरगाह आप देख पा रहे हैं ये क्षेत्र, और यहाँ ये पोलैंड की साइड जो पूर्वी क्षेत्र था ये भी जर्मनी से छीन लिया गया। तो ये जो क्षेत्र छीने गए हैं, सार का प्रदेश है, लॉरेंस का प्रदेश है, इसके अलावा जो पूर्वी क्षेत्र हैं पोलैंड वाले, तो इन क्षेत्रों में लगभग 75% लोहे व 26% कोयले के भंडार थे, जो कि अब किसके हाथ से निकल गए, जर्मनी के हाथ से निकल गए। और किस किस के पास में आ गए, फ्रांस के पास में आ गए, पोलैंड के पास में आ गए, डेनमार्क और लिथुआनिया के पास में आ गए। तो सबसे ज़्यादा जो शत्रुता थी ना वो फ्रांस को थी। सबसे ज़्यादा प्रदेश भी आप देख लो, सबसे ज़्यादा क्षेत्र किसने लिए हैं, सबसे ज़्यादा क्षेत्र भी किसने लिए हैं, सबसे ज़्यादा क्षेत्र भी किसने लिए हैं, फ्रांस ने ही लिए हैं। यहाँ पे आप एक बार और देख लीजिए, ये जो मैं आपको बता रही हूँ पश्चिमी हिस्सा, जिस पर किसका नियंत्रण था, जिस पर नियंत्रण था फ्रांस का, तो ये क्षेत्र किसने कब्जे में किए थे, फ्रांस ने कब्जे में किए थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं जर्मनी की। देखो सेना भंग कर दी गई थी, यानी अब जर्मनी लार्ज स्केल पे बृहत्तर स्तर पर सेना नहीं रख सकता था। इसके अलावा जो एक और क्लोज था, एक और जो प्रस्ताव इस संधि में था वो ये था कि युद्ध अपराध अनुच्छेद, कि भाई युद्ध में जो अपराध किया है जर्मनी ने, तो युद्ध अपराध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण जो तबाही हुई थी ना, उसके लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहरा दिया गया सारी तबाही के लिए। और युद्ध में जितना भी खर्चा हुआ है उस खर्चे को भरपाई करने की जिम्मेदारी पूरे अकेले जर्मनी के ऊपर डाल दी गई। और ये खर्चा था लगभग 6 अरब पौंड का, यानी 6 अरब पौंड को भरपाई करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल दी जर्मनी के ऊपर। और जो खनिज संसाधन वाला राइनलैंड प्रदेश था, हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार और देख लो यहाँ और क्लियर। ये जर्मनी की सीमा थी पहले, राइनलैंड का प्रदेश जो कि खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध था, और अब इस प्रदेश पर किसका नियंत्रण हो गया, फ्रांस का हो गया। हालांकि राष्ट्रसंघ का भी इस पर थोड़ा नियंत्रण था। और ये आप देख रहे हैं लॉरेंस का प्रदेश है ना, लॉरेंस का क्षेत्र, और यहाँ पे आप सारलैंड देख रहे हैं, सार प्रदेश, लॉरेंस का क्षेत्र, ये सब किसने कब्जे में कर लिए। ये सीमा देखो, ये फ्रांस की सीमा है, ये सब अब कब्जे में कर लिया किसने, फ्रांस ने। अब फ्रांस की सीमा पहले यहाँ थी, अब बढ़ के कहाँ हो गई, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जो थोड़ा और क्लियर हम देख पाए कि ये जो फ्रांस की पहले सीमा थी, अब फ्रांस की सीमा हो गई बढ़ के यहाँ तक, क्योंकि ये लॉरेंस का जो क्षेत्र है, यहाँ पे सार का प्रदेश है, यहाँ पे जो राइनलैंड है, वो सब किसने कब्जे में कर लिया, वो सब कर लिया फ्रांस ने अपने कब्जे में। एडोल्फ हिटलर व अन्य जर्मन लोग इस अपमान संधि के लिए वाइमर गणराज्य को दोषी मानते थे, और यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध के कई कारणों में से एक कारण बनी। आई बात समझ में, वर्साई की संधि की शर्तें आई समझ में, कि कितने % जो लोग थे, भूमि थी, वो जर्मनी से छीन लिए गए, जर्मनी के उपनिवेश छीन लिए गए। खनिज संसाधनों के लिए जो प्रसिद्ध था राइनलैंड का क्षेत्र, उस पर भी मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया, जिसमें फ्रांस था और राष्ट्रसंघ थे। इसके अलावा सार प्रदेश था, अल्सास का प्रदेश था, पूर्वी जो क्षेत्र थे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूर्वी क्षेत्र, ये भी किससे छीन लिए गए, जर्मनी से छीन लिए गए। डेंजिंग का जो बंदरगाह था यहाँ पे, डेंजिंग का क्षेत्र, वो भी जर्मनी से छीन लिया गया। तो ये इतनी कठोर और अपमानजनक संधि थी, 6 अरब पौंड का, यानी पूरे आप कैसे थोप सकते हो जर्मनी के ऊपर, पूरे विश्व युद्ध में हुए जितना भी खर्चा हुआ है उसकी जिम्मेदारी, उसके भरपाई करने की जिम्मेदारी जर्मनी पर कैसे सौंपी जा सकती है। तो वाइमर गणराज्य को जनता का समर्थन इसीलिए नहीं मिला था क्योंकि वाइमर गणराज्य ने पहले विश्व युद्ध में पराजय के बाद विजयी देशों के द्वारा जो थोपी गई कठोर संधि थी, वर्साई की संधि, उस पर क्या कर लिए थे, उस पर हस्ताक्षर कर लिए थे। तो वो हमने समझ में आ गया कि वाइमर गणराज्य बन तो गया है, लेकिन अब जनता उससे सहमत नहीं है। अब जनता सहमत नहीं है तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी गतिविधियां होंगी, कहीं ना कहीं वाइमर गणराज्य का क्या किया जाएगा, प्रतिरोध किया जाएगा। वही होता है यहाँ पे जो रेडिकल हैं, क्रांतिकारी हैं, उनके द्वारा प्रतिरोध किया जाएगा, जिसे हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अभी तो एक बार ये देखते हैं कि ये जो पहला विश्व युद्ध हुआ, इसका क्या असर पड़ा संपूर्ण विश्व समुदाय पर भी और जर्मनी पर भी। तो पुराने साम्राज्य के द्वारा जो भी अपराध किए गए
थे उनका हर्जाना जो नए नए बने वाइमर गणराज्य से वसूला। किसने? जीते हुए देशों ने। और जीते हुए देशों में हम कई बार पढ़ चुके हैं, कौन कौन से थे? फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका। ठीक है, तो वाइमर गणराज्य अब की हालत कैसे हो गई? वाइमर गणराज्य अपराध बोध से ग्रसित हो गया। मतलब जनता ने उनके ऊपर इतने आरोप लगाए कि आप कैसे हो, आप जर्मनी का प्रतिनिधित्व करते हुए ऐसी कठोर अपमानजनक संधि पे कैसे हस्ताक्षर कर सकते हो। तो अब वाइमर गणराज्य अपराध बोध से ग्रसित हो गया, उसे राष्ट्रीय अपमान का बोझ ढोना पड़ रहा था। और साथ ही जो इतना कठोर जो हर्जाना लगाया गया था वर्साई की संधि के तहत, उस हर्जाने को ढोते ढोते वो आर्थिक रूप से क्या हो गया था? अपंग भी हो गया था। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, देश में जितने भी रूढ़िवादी थे, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी जो राष्ट्र के लिए बात करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित हों, तो इन राष्ट्रवादियों के द्वारा क्या किया जाता है? उनका मजाक उड़ाया जाता था। क्या कहकर मजाक उड़ाया जाता था? कि तुम नवंबर के अपराधी हो। ठीक है, तो नवंबर के अपराधी कह करके जो ये राष्ट्रवादी थे इनके द्वारा इनका वाइमर गणराज्य का, साथ ही जो उदारवादी लोग थे, लोकतांत्रिक लोग थे, उनका मजाक उड़ाया गया, क्योंकि उन्हीं लोगों ने मिलकर के ही तो इस वाइमर गणराज्य को जन्म दिया था। ठीक है, अब क्या होता है? अब ये वो स्थिति देख रहे हैं कि पूरा जो यूरोप का जो समाज होता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उस समाज में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो यूरोप के समाज में अब शक्ति, प्रतिष्ठा, इन शब्दों की ही बात होती है। सिपाही के जीवन का महिमा मंडन किया जाता है, सिपाही का ऐसे सम्मान किया जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कहती सम्मान नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, लेकिन इसमें क्या किया? बहुत ज़्यादा महिमा मंडन कर दिया गया सिपाही का। जो राजनेता थे वो भी प्रचार करते, तो उनका जो प्रचार था वो सैनिकों के प्रति, सैनिकों पर ही आधारित होता था। यानी जो शक्ति की भावना है ना, वो विश्व समुदाय में ज़्यादा प्रचलित होने लग गई। देखो, यूरोपीय समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। जो भी राजनेता थे, जो भी प्रचारक थे, वो सिपाही, और जो सिपाही जहाँ रहते थे उन खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन करने लग गए। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार किया जाने लग गया। लोगों में राष्ट्रीय सम्मान की, प्रतिष्ठा की चाह सामने आने लग गई, और इस राष्ट्रीयता की भावना के सामने, देशभक्ति की भावना के सामने अन्य सभी चीज़ें क्या हो गई? गौण हो गई। अब यहाँ पे एक शब्द आया है खंदक। तो ये खंदक क्या होता था? चलो अब इस खंदक को देखते हैं, अपन पिक्चर्स के जरिए देखते हैं कुछ। खंदक क्या होता था? जैसे पहला विश्व युद्ध चला तो युद्ध के दौरान जो सैनिक होते थे वो इस तरह से गड्ढा होता था। ठीक है, मतलब बिल्कुल सीमित जगह होती थी, उस जगह में ये सिपाही रहता था, यहीं इसका जीवन व्यतीत हो जाता था। ठीक है, यहीं ये अपना खा पी लेता था, थोड़ी सी जगह में सो जाता था, युद्ध कर लेता था। अब इधर आप सोचोगे इतना गहरा खड्डा है तो कोई सैनिक कैसे, मतलब कैसे आक्रमण का जवाब दे पाएगा? तो यहाँ क्या होता था? गहरा खड्डा होता था, पर यहाँ एक तरह से ये देखो डक बोट्स लगे होते थे, यानी जो मचान हम जिसे कहें वो लगी होती थी, उस पर चढ़ करके ये सैनिक वार करता था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सैंड बैग्स, कुछ ऐसी चीज़ें लगी होती थी जैसे मिट्टी को करके बनाई गई हैं, पत्थरों को करके बनाई गई हैं, या फिर बोरे भर के रख दिए जाते थे अनाज के, आज के समय में भी होता है यहाँ। तो उस पर ऐसे टेक करके ये क्या करते थे? गोलेबारी करते थे। अब आप बोलोगे कि ये ऐसे ये कभी आराम कर रहे हों तो दुश्मन आके इन पे आराम से अटैक कर सकते थे? तो नहीं, उससे बचने के लिए देखो ये तार लगा रखे हैं यहाँ पे, ये तार होते थे, तो कोई भी दुश्मन आसानी से इनकी तरफ नहीं आ सकता था, और ये यहाँ से देख करके अपने निशाने पर निशाना साध सकते थे। तो इस तरह से तो इन्होंने क्या किया? खंदकों की, ये जो सैनिक का जीवन था खंदकों में, तो इनका महिमा मंडन किया जाने लग गया, जबकि असली चीज़ तो सैनिक ही जानते हैं कि वो कितना दुखदायी जीवन यहाँ इन खंदकों में व्यतीत करते थे। ठीक है, तो अब ये जो खंदक और इस सिपाही की बात बताई गई है, ये कहने की कोशिश की गई है कि अब लोकतांत्रिक भावनाएं इतनी ज़्यादा नहीं रही लोगों में। लोकतांत्रिक किसे कहते हैं? जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता की मांगे उठाई जाए। बल्कि अब लोग किसकी उठा रहे थे? अब ये उठा रहे थे कि कैसे भी करके देश को आगे लाया जाए, राष्ट्रभक्ति की भावना, सैनिकों की महिमा मंडन किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों में जो माहौल तैयार हुआ, वो माहौल तैयार हो रहा था तानाशाही शासन व्यवस्था के हिसाब का, जिसमें कि बस एक व्यक्ति हो सर्वे सर्वा और वो देश को क्या सम्मान दिला सके। तो ये जर्मनी की हालत नहीं थी, पूरे यूरोप में उस वक्त ऐसी हालत हो रही थी। और अब जर्मनी में नया नया पैदा हुआ वाइमर गणराज्य था, नया नया पैदा हुआ लोकतंत्र था। अब बताओ, नया पैदा हुआ लोकतंत्र क्या इतनी तेज आंधी, जो कि तानाशाही समर्थक आंधी थी, क्या उसको झेल पाता? नहीं झेल पाता ना। तो इसीलिए फिर वाइमर गणराज्य का क्या होता है? अंत हो जाता है, और यहाँ जर्मनी में तानाशाही शासन की शुरुआत होती है। ठीक है, देखो सत्ता में आए जो रूढ़िवादी तानाशाह थे उनको जन समर्थन मिलने लग गया,
लोकतंत्र एक नया और बहुत ही नाजुक विचार था, और यह विचार जो ये दो महायुद्ध हुए, प्रथम और द्वितीय महायुद्ध, इनके बीच में जो पूरे यूरोप में अस्थिरता फैली हुई थी उसका सामना नहीं कर सकता था। इसलिए क्या हुआ, इसलिए हो जाता है वाइमर गणराज्य का पतन, जिसको हम हमारी आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल इंटरेस्टिंग एक कहानी की तरह पढ़ते चलो, है ना, कि शुरुआत में हमने देखा कि कैसे हेलमुट के फादर हैं वो नाज़ीवादी थे, नाज़ीवादी हार जाते हैं, पूरे जो नाज़ीवादी पार्टी है हिटलर सब हार जाते हैं, तो उनके द्वारा आत्महत्या का कदम उठा लिया जाता है, कुछ के द्वारा, कुछ युद्धबंदी के बन करके जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में। तो उसके बाद हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण पहला विश्व युद्ध था। अभी हमने देखा पहला विश्व युद्ध कैसे था, किन के बीच में लड़ा गया। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में लोकतंत्र की स्थापना होती है। अब देखना अब ऐसी आंधी चलेगी कि जर्मनी में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर हिटलर का आगमन होगा, और फिर हिटलर करेगा अपने तानाशाही शासन की शुरुआत, और फिर हिटलर की नीति बनेगी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण। ठीक है, तो इस तरह से अपनी कहानी चल रही है, अभ्यास करते रहो। धन्यवाद।